ई पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौबे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ और आज की बातचीत में हम लोग दलित साहित्य पर विचार करेंगे और दलित साहित्य में एक बड़ा सवाल है स्वानुभूति और सहानुभूति का सवाल। तो उसके कुछ पक्षों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि दलित साहित्य के संदर्भ में स्वानुभूति और सहानुभूति का क्या अर्थ है और इस पर कैसे विचार किया गया है। दोस्तों, जब आप इस पाठ का अध्ययन करेंगे, इस बातचीत के बाद आपके ध्यान में कुछ बातें आएगी, जैसे कि स्वानुभूति और सहानुभूति का अंतर है क्या। इसी प्रकार दलित साहित्य में स्वानुभूति का महत्व क्या है और इसी तरह से सहानुभूति और स्वानुभूति के मुद्दों पर हिंदी के लेखक और दलित लेखकों के विचार कैसे हैं। इन सवालों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि दलित साहित्य के प्रसंग में इन चीज़ों पर कैसे विचार किया जाए। आप जानते हैं कि साहित्य लेखन में अनुभूति का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी हो या उपन्यास, कविता हो या संस्मरण या रेखा चित्र, ये सारी विधाएं कहा जाता है कि लिखने के लिए अनुभव का होना बहुत जरूरी है। बिना अनुभव के या बिना अनुभूति के न तो विचार होता है न साहित्य होता है और इसीलिए उसके स्वरूप को लेकर के हिंदी और दुनिया भर के आलोचक और विचारक इस पर लगातार चर्चा करते रहे हैं। यह आज का मसला नहीं है। आप देखेंगे कि साहित्य की दुनिया में जो बहुत सारे सिद्धांत हैं, चाहे साधारणीकरण का सिद्धांत हो या कल्पना सिद्धांत हो या फिर एक तरह से कला के क्षण जैसे सिद्धांत हो, इन सिद्धांतों में भी एक तरह से अनुभव को काफी महत्व दिया गया है, क्योंकि बिना अनुभव के कुछ होता नहीं है और इसीलिए दलित साहित्य के संदर्भ में भी विचार करना बहुत जरूरी लगता है। आप गौर करेंगे कि सामान्य अर्थों में जो स्वानुभूति का अर्थ माना जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि जिसे स्वयं अनुभव किया गया हो, जिससे आपने कोई चीज़ देखा, उसका अनुभव किया और फिर उसके बारे में एक तरह से आपने बातचीत करना शुरू किया। और इसीलिए एक तरह से कहा जाता है कि सहानुभूति का अर्थ, इसके ठीक बरक्स सहानुभूति का जो अर्थ है वो किसी दूर की वस्तु को देख करके हम जिसके बारे में जो कल्पना करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वानुभूति में हम स्वयं अनुभव करते हैं और सहानुभूति में हम दूर की चीज़ों का अनुभव करते हैं और उसके आधार पर हम अपने विचार प्रकट करते हैं। आप गौर करेंगे कि लेट 90s में जब बहसें शुरू हुई, खासतौर से मंडल कमीशन के आने के बाद दलित साहित्य को लेकर के या स्त्री साहित्य को लेकर जो विचार हुए और उसमें भी जो अस्मितावादी जो लेखन का जो दौर चला, इस अस्मितावादी लेखन में जो सबसे बड़ा सवाल आया कि जीवन के बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं या बहुत सारे यथार्थ ऐसे हैं जिसके बारे में जो उसका भोक्ता होता है वही उसका अनुभव कर सकता है या जिसने उसे भोगा है वही उसका बयान कर सकता है। और यही चीज़ एक तरह से दलित साहित्य के साथ भी आकर के जुड़ गई और इसीलिए कहा जाता है कि दलित साहित्य के साथ ये सवाल इतना गहराई के साथ आया कि लगा कि मतलब इसके बिना साहित्य का लेखन हो ही नहीं सकता है। आप गौर करेंगे कि दलित लेखन में एक तरह से जब सारी बहस होती है तो कहते हैं कि अनुभव का एक तरह से अर्थ क्या है और तर्क क्या है। कहा जाता है कि दलित लेखकों के पास दलित यथार्थ का अनुभव है जिसे वे अपनी कहानियों में, कविताओं में या आत्मकथाओं में, संस्मरण में लिखते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि उनका जो अनुभव है जो साहित्य के जरिए आ रहा है वही एक तरह से दलित साहित्य है। एक दूसरा तर्क जो देते हैं कि यह इसलिए भी जरूरी है इसमें स्वानुभूति का होना कि कहीं ना कहीं एक तरह से जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना में दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक ब्राह्मणवाद है, दूसरा सामंतवाद है। कहा जाता है कि जो ब्राह्मणवाद है और जो सामंतवाद है, इन दोनों ने मिला करके भारतीय समाज में कुछ ऐसी व्यवस्था को बदला या ऐसा संस्कार दिया जिसके कारण पूरा का पूरा सामाजिक या समाजीकरण की जो प्रक्रिया थी काफ़ी गहराई से प्रभावित हुई और जिसके चलते जीवन के अनुभव तरह तरह के आने लगे। और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से यह जो सामंतवाद का जो अनुभव था या जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो बहुत सारे जो टूल्स थे, उसका दलित समाज या दलित समुदाय के साथ कोई रिश्ता नहीं था और इसीलिए इनके द्वारा जो बनाए गए जो भी प्रतिमान थे, जो पैमाने थे साहित्य रचना के, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से दलित लेखकों ने खारिज किया और इसीलिए दलित लेखकों ने जो सबसे अधिक जोर दिया कि हम जो अनुभव कर रहे हैं या जीवन के बारे में मेरे जो विचार हैं एक दलित समाज के होने के कारण, तो यह अनुभव और यह विचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
आप देखेंगे कि एक तरह से जो सहानुभूति का जो पक्ष एक तरह से दलित साहित्य में जब आता है, तो कहा जाता है कि इसकी एक बड़ी लंबी प्रक्रिया रही है। और इस लंबी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात दिखाई पड़ती है कि कहीं न कहीं जो भारतीय समाज में जो एक तरह से जीवन जीने का जो अनुभव रहा है या जो समझने का अनुभव रहा है, उसका एक बड़ा ही मतलब कहिए कि लेयर रहा है, जिसमें सबसे अधिक जो हमारी सामाजिक संरचनाएँ हैं वो प्रभावित करती है। आप गौर करेंगे कि 1915 के आसपास जब सारी बहस हो रही थी पूरे बौद्धिक जगत में, और कलकत्ता में जब समाजशास्त्र का स्कूल खुला, तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि समाजशास्त्र के विभाग में हम जो समाज को समझने का जो टूल्स डेवलप करेंगे, खास तौर से तो कहा कि किसी भी समाज को समझने के लिए उस समाज की जो अभिव्यक्ति के जो बहुत सारे जो पक्ष होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिएटिविटी कहते हैं या संरचनाएं कहते हैं या सृजनात्मकता कहते हैं। तो मनुष्य जो सृजनात्मकता जो क्रिएट करता है, जो रचता है, तो उसके रचने का उसका अनुभव जो होता है बहुत ही मतलब एक अलग प्रक्रिया होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि वह जो अनुभव जो रचने की प्रक्रिया होती है और उस बीच जो भी रचा जाता है, जो भी बनाया जाता है, वह कहीं ना कहीं एक तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और उसका जो बनने का जो अनुभव होता है उसको वही ठीक से बता सकता है जो एक तरह से उसका कहीं ना कहीं उसका भोक्ता होता है, उसका एक तरह से पक्ष होता है, या उसका एक तरह से कहिए कि मतलब उसका उस अनुभव से गुजरा हुआ होता है। आप गौर करेंगे कि स्वानुभूति और सहानुभूति की इस बहस में कई विद्वान ऐसे भी हैं जो एक तरह से स्वानुभूति को बहुत जरूरी नहीं मानते हैं, और इसके पीछे उनका अपना तर्क है। जैसे हिंदी के एक बहुत अच्छे आलोचक हैं जो अंग्रेजी साहित्य से जुड़े रहे हैं लेकिन हिंदी में आलोचना करते हैं, उनका नाम डॉक्टर पीएन सिंह है। पीएन सिंह इस बात की चर्चा करते हैं कि बार बार यह एहसास होता है कि दलित साहित्य अब तक का कथ्यात्मक थकान का शिकार है। संभवतः स्वानुभूति में सिकुड़े रहने का परिणाम है कि दलित कहीं ना कहीं परिणाम है कि इस लक्ष्मण रेखा ने अन्यों के अनुभव और संवेदनशीलताओं के प्रति उदासीन एक तरह से बनाया है, और इसका नतीजा यह निकला कि उपन्यास और नाटक के लिए कल्पना और अनुभव का जो विस्तारण या विस्तृत फलक और निर्व्यक्तिकता चाहिए, वह एक तरह से दलित साहित्य में दिखाई नहीं पड़ती है। कहीं ना कहीं जो कविता का जो बड़ा क्षेत्र है जिसमें प्रबंध काव्य महाकाव्य है, वहाँ भी एक तरह से वह विस्तार नहीं दिखाई पड़ता है। और शायद इसीलिए हिंदी साहित्य पर जब विचार करते हैं, हिंदी के दलित साहित्य पर पीएन सिंह, तो उनको लगता है कि स्वानुभूति में एक तरह से उसको बांध करके दलित लेखक कहीं ना कहीं एक तरह से दलित साहित्य का जो विस्तार है उसको रोकने की कोशिश करें। अब एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है कि पूरे दलित साहित्य में कि यह कल्पना जो साहित्य का सबसे जो प्रभावशाली पक्ष होता है वो कैसे दिखाई पड़ता है, और इस पूरे अनुभव की प्रक्रिया में कल्पना का क्या क्या महत्व है। जैसे कहा जाता है कि कई बार लेखक जब भोगे हुए अनुभव का बयान करता है और उस अनुभूति को रखने की कोशिश करता है, तो कहते हैं कि कल्पनाशीलता और साधारणीकरण ये दो ऐसे साहित्य के सिद्धांत हैं जो एक तरह से रचना को समझने में हमारी मदद करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो सबसे मुश्किल होता है कि हम उसको कैसे अनुभव करें। अब दो बहस जो हिंदी साहित्य में सहानुभूति और स्वानुभूति को लेकर के हुई है, उसको हम एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। जैसे हिंदी के सबसे बड़े दलित लेखक हैं आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इसी तरह से हमारे एक बहुत बड़े कथाकार हैं काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह ने एक बार बयान दिया था, एक बातचीत के प्रसंग में कहा था कि क्या यह जरूरी है कि अगर हम घोड़े के बारे में लिखना चाहते हैं तो हमें घोड़ा बनना चाहिए। तो इस पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक टिप्पणी की थी, हाँ घोड़ा होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक घोड़ा जो दौड़ता है और दौड़ते समय उसकी जो थकान होती है, उसको जो तकलीफ होती है, उसकी जो पीड़ा होती है, उसको एक अन्य आदमी कैसे अनुभव कर सकता। इसका मतलब कि यह हुआ कि कहीं ना कहीं मतलब उसके लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप कहेंगे कि काशीनाथ सिंह भी अपनी बात सही तरीके से कह रहे हैं कि घोड़े पर लिखने के लिए घोड़ा होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके समानांतर ओम प्रकाश वाल्मीकि भी जो तर्क दे रहे हैं कि एक तरह से घोड़े की जो पीड़ा है या घोड़े की जो थकान है और घोड़े का जो एक तरह से दुख है, तकलीफ है, उसका अनुभव कोई मनुष्य कैसे कर सकता है। ये यहाँ पर आकर के ये पूरी बहस से एक अलग रूप लेना शुरू कर देती है, और इसीलिए कहा जाता है कि अस्मितामूलक लेखन को लेकर के ये डिबेट या बहस हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि साहित्य की जो पूरी दुनिया है उसमें आप गौर करेंगे कि
जो तर्क देते हैं गैर दलित लेखक स्वानुभूति वाले प्रसंग में कि अगर आप साहित्य की दुनिया में स्वानुभूति पर जोर देते रहेंगे, इसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर आप इस पर जोर देंगे जैसा कि दलित लेखक देते हैं, तो वो गैर दलित लेखक जो अपना पक्ष रखते हैं कि फिर आपके साहित्य की दुनिया से जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे हैं, वे बाहर चले जाएंगे, जो पशु पक्षी हैं वे बाहर चले जाएंगे। या इसी तरह से जो प्रकृति की जो बहुत सारी विशेषताएं होती है, जिसमें हम एक लेखक होने के नाते जो हम चीज़ों का अनुभव करते हैं और उसको देख करके उसका यथार्थ जो रूप चित्रित करते हैं, तो जैसे पक्षियों का उड़ना, हवाओं का बहना, या नदी का कलकल ध्वनि के साथ बहना, या झाड़ियों के बीच से पशु पक्षी जो पक्षी होते हैं जो अपना आवाज़ निकालते, चिड़िया चहचहाती है, कोयल कूकती है, तो यह जो एक तरह से जीवन का जो एक तरह से अनुभव जिसके चलते मनुष्य का एक तरह से बृहत्तर मनुष्य समाज का विकास होता है, तो कहीं ना कहीं जो गैर दलित लेखक कहते हैं कि उससे दलित साहित्य अगर वो आड़ा रहेगा स्वानुभूति वाले पक्ष पर, तो उसे दलित साहित्य कहीं ना कहीं उस दुनिया के बड़े अनुभव से वंचित रह जाएगा। अब यहाँ तक तो ये बात ठीक लगती है कि हाँ, गैर दलित का पक्ष अच्छा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर दलित लेखक स्वानुभूति पर जोर क्यों देते हैं, क्यों उनका पक्ष यहाँ पर आकर के दिखाई पड़ने लगता। मुझे बार बार लगता है कि जो स्वानुभूति का जो सारा मसला है वह एक साहित्य को एक अलग तरीके से समझने का मसला है। जैसे यह सही बात है कि साहित्य के केंद्र में एक समाज होता है, और वह साहित्य जो समाज होता है, समाज की एक भाषा होती है, समाज की एक जातीय जिंदगी होती है, ये सारी चीज़ें होती है। और इसीलिए लेखक जो होता है उससे समाज की जो जातीय जिंदगी होती है, उसकी जो भाषा होती है, उसमें वहाँ के जीवन का यथार्थ का बयान करता है। लेकिन जो बात दलित लेखक जिस पक्ष को बार बार रखने की कोशिश करते हैं, ये बहुत कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी को तकलीफ हो रही है, जैसे एक बहुत बार बार उदाहरण दिया जाता है कि जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। मतलब जिसके मतलब जो एक तरह से उस कठिनाई या उस दुख या तकलीफ की पीड़ा से नहीं गुजरा है, वो कैसे उसका बयान कर सकता है। इसका मतलब हमें कि बहुत बारीकी के साथ इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि दलित साहित्य जिस बात को रखने की कोशिश कर रहा है स्वानुभूति के जरिए कि वह एक खास मानव समाज का जो खास जो पक्ष है उसी का बयान करना चाह रहा है। हाँ ठीक है, उसके पहले आप जो भी सहानुभूति है उसको डालते रहिए, बाद में जो भी डालते रहे, लेकिन दलित साहित्य का जो पूरा जो एक तरह से केंद्र है, उसके केंद्र में दलित जीवन है। और दलित जीवन में भी एक तरह से जो केंद्र में है, उसके पीछे भारतीय या भारत की जो सामाजिक संरचना है, उसमें भी हिंदू समाज की जो सामाजिक संरचना है, जिसमें हमने समाज को वर्ण और जाति में बांट रखा है। तो यह वर्ण और जाति में जो बांटने का जो पूरा जो प्रोसेस है, और जिसके चलते पूरा का पूरा एक समाज जिसे हम शूद्र समाज कहते हैं, नीचे के तबके का जो समाज है, और उसे शूद्र समाज में रहने के कारण हमने उनको कुछ चीज़ों से वंचित कर रखा है। अब यह जो वंचना का जो सवाल है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जो ही एक विशेष समाज को आप किसी खास कारण से वंचित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए हम रखते हैं कि आपने इस कारण दलित समाज को ज्ञान की परंपरा से वंचित रखा कि दलित समाज के लोग काफ़ी नीचे या निम्न स्तर का काम करते हैं, और वहाँ पर काफ़ी गंदगी होती है, काफ़ी मतलब एक तरह से कहिए कि मतलब माहौल जो होता है काफ़ी मतलब बदबूदार होता है। और वहाँ से कोई व्यक्ति अगर ज्ञान की परंपरा में गुरुकुल में आएगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, तो वहाँ आकर के एक तरह से पूरा का पूरा अपने समाज की जो एक तरह से जो वह बदबूदार जो पक्ष लेकर के आकर क्लासरूम में बैठ जाएगा, तो ये बहुत खराब बात। यह माना जाता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सामाजिक जो एक तरह से जो प्रक्रियाएं होती है, वो कई सारे लेयर से आगे बढ़ती है। हम हो सकता है कि एक समाज को हमने जो सुविधाएं नहीं दी, उनको हमने अपनी व्यवस्था में एक तरह से शासन तंत्र का हिस्सा नहीं बनाया, हमने संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा, हमने ज्ञान के अधिकार से वंचित रखा। हो सकता है इन कारणों से ही वह समाज सबसे पिछड़ा हुआ समाज के रूप में हमारे सामने दर्ज है या दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो बेझिझक कहा जा सकता है कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो जाति है, कि हमने वर्ण और जाति के आधार पर अपने बृहत्तर समाज के एक हिस्से को हमने हाशिए पर डाल रखा है या मार्जिन पर डाल रखा है। और वह जो समाज मार्जिन पर जो सदियों से रह रहा है, तो वहाँ पर उसको रहने की जो पीड़ा है वो बहुत बड़ी पीड़ा है।
उस पीड़ा का बयान कोई दूसरा कैसे कर सकता है अपने समाज के बारे में, जो कभी मार्जिन पर रहा ही नहीं हो, और ख़ास तौर से वर्ण और जाति जैसे सवालों के कारण, या वर्ण और जाति जैसे जैसे मतलब संदर्भों के कारण। और इसीलिए हिंदी के एक बड़े दलित लेखक कमल भारती कहते हैं कि अनुभूति की प्रामाणिकता और स्वानुभूति जैसे शब्द मूलतः दलित साहित्य के शब्द हैं, जो दलितों के यथार्थवादी सृजन से उपजे हैं। तो ये जो कमल भारती का जो तर्क है, वो बार बार कह रहे हैं कि जो अनुभूति की जो प्रामाणिकता है और स्वानुभूति जैसे शब्द जो हैं, ये किसी और के नहीं बल्कि इनका गहरा संबंध जो हाशिए पर का जो समाज है, जो दलित समाज है, वहाँ से निकले हुए हैं। और इसीलिए एक तरह से जो दलित समाज होता है, अपने हाशिए पर रहने की पीड़ा का जो बयान करता है, वह वास्तविक होता है, वह उसके अपने अनुभव से निकला हुआ होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इसका अनुभव किसी दूसरे को नहीं हो सकता है। आप गौर करेंगे मित्रों कि कई बार होता है कि हम जब बहस करते हैं, जब विचार करते हैं, तो यह जब इसके आधार पर हम जब दलित साहित्य को देखने की कोशिश करते हैं सहानुभूति वाले पक्ष पर, जहाँ पर अनुभव की बात होती है, तो आप गौर करेंगे कि हिंदी के जो बहुत सारे दलित लेखक हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जिन्होंने जूठन जैसी आत्मकथा लिखी, या मोहनदास नरमिस राय ने अपने अपने पिंजरे लिखा, या शिवराज सिंह बेचैन ने मेरा बचपन मेरे कंधों पर लिखा, या सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत जैसी आत्मकथा लिखी, या फिर इसी तरह से सुशीला टागभोरे ने शिकंजे का दर्द लिखा, या फिर तुलसीराम ने मुर्दहिया और मणिकर्णिका जैसी आत्मकथाएं लिखी। तो थोड़ा सा आप इनके नामों पर विचार करिए। जैसे जूठन, अपने अपने पिंजरे, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, तिरस्कृत, मुर्दहिया, मणिकर्णिका। आप गौर करिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम, और मोहनदास नरमिस राय का अपने अपने पिंजरे, और तुलसीराम की आत्मकथा का नाम है मुर्दहिया। अब ये जो नाम जो हैं, ये नाम मतलब कोई भी बड़ा लेखक जब लिखता है, खास करके गैर दलित लेखक लिखता है हिंदी में, तो वो इस तरह से नाम नहीं लिखता है। ये शब्द उसके लेखन में आएंगे, लेकिन एक ऐसे शब्द को एक तरह से अपनी पूरी कृति का नाम देना, जूठन या मुर्दहिया, एक अलग तरह से विचार करने की मांग करता है। और इसलिए मांग करता है कि जूठन को शीर्षक क्यों बनाता है दलित लेखक, जिसे प्रेमचंद ने गोदान बनाया, या रेणु ने मैला आंचल शीर्षक दिया। तो जब मैला आंचल लिखा, तो कहीं ना कहीं उनके ध्यान में था कि पूरा का पूरा एक ऐसा क्षेत्र है भारतीय समाज में, एक ऐसा डेमोग्राफिकल एरिया है, जहाँ पर एक तरह से विकास के कोई भी कण वहाँ, या विकास के कोई भी लक्षण वहाँ नहीं दिखाई देते हैं। वहाँ लोग बीमारी से मर रहे हैं। अब बीमारी के पीछे पानी है, पानी के पीछे है कि आप साफ पानी नहीं पीते, मतलब गरीबी सबसे बड़ा कारण है। तो कहीं ना कहीं यह मान लिया जाता है कि लेखक जो होता है, अपनी रचनात्मकता के जरिए, अपनी क्रियाशीलता के जरिए अपने समाज का जो बड़ा सच होता है उसको सामने लाने की कोशिश करता है। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि अगर अपनी आत्मकथा का नाम जूठन देते हैं, तो इसके पीछे उनका जो सीधा तर्क है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा समाज है जो हमारे मुख्य धारा के समाज के साथ रहता है, लेकिन उस मुख्य धारा में भी कई सारे लेयर्स हैं, जिसमें सबसे नीचे के पावदान पर रहता है। और जब वहाँ रहता है तो उसके पास चूंकि संपत्ति नहीं है, उसके पास ज्ञान, और इन दोनों जो एक तरह से जो चीज़ें जो मनुष्य को आगे ले जाती है, जब दोनों चीज़ें उसके पास नहीं है, तो ज्ञान नहीं है तो अध्ययन नहीं कर पाता, संपत्ति नहीं है तो वो बहुत चीज़ नहीं कर पाता। अब संपत्ति नहीं होने का अर्थ है, पुराने समाज में था कि आपके पास जमीन नहीं है। अगर आपके पास जमीन नहीं है, और आपके पास अगर जमीन है तो क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास जमीन नहीं है, या जमीन है तो जमीन नहीं है, तो आप अपने रहने के लिए घर नहीं बना सकते हैं। मनुष्य की जो 3 सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। आप रहने के लिए घर नहीं बना सकते हैं। आप अन्न के उत्पादन के लिए, मतलब अगर आपके पास जमीन नहीं तो अन्न का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर जमीन नहीं है तो आप पानी पीने के लिए कुआं या तालाब ये सब नहीं बनवा सकते अपनी जमीन पर। जो दलित साहित्य की सबसे बड़ी समस्या दिखाई पड़ती है कि पानी का सवाल, या खाने का सवाल, या रहने का सवाल, ये दलित साहित्य के साथ, दलित समाज के साथ जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या है। और इसके पीछे जो है कि उनके पास जमीन या उनके पास संपत्ति नहीं होती है। और जब आपके पास संपत्ति नहीं होती है, आपको दूसरे की जमीन पर रहना पड़ता है, जहाँ पर दूसरा आदमी लगातार आपको उत्पीड़ित करता है, आपका दमन करता है। जब आपको भोजन के लिए एक तरह से दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड करना पड़ता है, गाँव के सामंतों पर या जमींदारों पर, या जो मुखिया या जो बड़े बड़े गांव के लोग होते हैं, उनके सामने आपको
दयनीय अवस्था में खड़ा होना पड़ता है कि हमें काम मिले कि कुछ भोजन मिले। और फिर जब आपके पास घर नहीं होता है तो बरसात में, धूप में आप अपना जीवन बिताते हैं झोपड़ी डाल करके। तो यह जो एक तरह से अनुभव है जीवन का, यह जीवन का अनुभव एक बड़ा अनुभव होता है। और इसीलिए अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन नाम देते हैं अपनी आत्मकथा का, तो उसके पीछे तर्क है कि यह एक ऐसा समाज है हमारे बीच में है जिसके पास भोजन नहीं है, और जो मुख्य धारा के लोग जो हैं वो खाने पीने के बाद जो चीज़ें फेंक देते हैं और जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है जूठन का, उसमें से उस समाज के लोग जो बचे हुए अन्न के दाने होते हैं उसको निकाल करके खाते हैं। यह जो खाने का जो अनुभव है एक तरह से कूड़े में से मतलब अन्न को निकाल करके, यह अनुभव कैसे कोई दूसरा लिख सकता है। और यह अनुभव जो है एक बड़े अनुभव के रूप में दलित साहित्य में दर्ज दिखाई पड़ता है। और इसीलिए अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि या कमल भारती जैसे लेखक अगर इस सवाल को कहते हैं कि इसीलिए जो स्वानुभूति है वह अनुभव तो कोई दूसरा लिख ही नहीं सकता, और यह समाज की सबसे बड़ी एक तरह से मुश्किल, सबसे बड़ी दिक्कत है। कमल भारती बहुत साफ कहते हैं कि क्या दलितों द्वारा दलितों के लिए लिखा गया साहित्य दलित साहित्य है? इसका उत्तर हाँ में ही दिया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक विशेषाधिकार का उपभोग करने वाले गैर दलित विशेषाधिकार विहीन दलित समाज की पीड़ा कैसे समझ सकते हैं। कई बार ये बहस होती है, मतलब जैसे हिंदी के एक बड़े लेखक हैं अमृतलाल नागर, उनका उपन्यास नाचो बोध गोपाल छपा है और बहुत अच्छा उपन्यास है। जो उपन्यास आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा उपन्यास लगेगा। लेकिन जब दलित लेखक उस उपन्यास को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इस उपन्यास में बहुत सारी चीज़ें हैं। मल उठाने की जो परंपरा भारतीय समाज में जो दिखाई पड़ती है, या एक तरह से मतलब जो सफाई से जुड़ी जो सारी भंगी समाज की जो समस्याएं दिखाई पड़ती है, वह सब इस उपन्यास में है। लेकिन इस उपन्यास का जब विरोध करते हैं तो उसके पीछे ओम प्रकाश वाल्मीकि जो सबसे बड़ा तर्क देते हैं, जो गैर दलित जब कहते हैं अनुभूति और सहानुभूति के प्रसंग में, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ठीक है, इस उपन्यास की नायिका निर्गुणिया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि जे भी निर्गुणिया जब उस लेखक से मिलने जाती है उनके घर और उनके आंगन में तुलसी का पौधा देखती है, तो तुलसी का पौधा देखते ही वो दलित समाज की जो स्त्री है जो उपन्यास में दिखाई पड़ती है निर्गुणिया, अचानक अपने पैर चप्पल खोलती है, पानी से पैर धोती है, हाथ धोती है और तुलसी के पौधे के सामने जाकर के खड़ा हो जाती है और फिर कुछ अपना बुदबुदाने लगती है, जिससे आप कह सकते हैं कि संस्कृत में मंत्र का पाठ करती है या फिर कुछ और करती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि यहीं पर आकर के कहते हैं कि क्या यह दलित साहित्य का नायक ऐसा ही होता है जो एक तरह से उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मतलब जाकर के पोषक बने। बोलते नहीं, ऐसे हमारे चरित्र नहीं हो सकते हैं, हमारे चरित्र कभी भी ब्राह्मणवाद का समर्थन नहीं करते हैं और या किसी को ब्राह्मणाइजेशन की प्रक्रिया में भी डालने की कोशिश या प्रक्रिया में डालने की कोशिश नहीं करते हैं। और इसीलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि बार बार कहते हैं कि गैर दलित जब दलित साहित्य लिखते हैं तो उनके जो नायक होते हैं वो पता चलता है कि वो मूलतः मतलब वो दलित समाज से नहीं है, वो किसी और समाज से हैं, और फिर वो क्लेम करते हैं कि हम दलित के अनुभव को जानते हैं, दलित की पीड़ा को समझते हैं। और इसीलिए एक तरह से ये विरोध का स्वर दिखाई पड़ता है। और गौर करेंगे कि 90 में जब सारी बहस हो रही थी तो हिंदी के जो दो बड़े आलोचक और कथाकार राजेंद्र यादव और बड़े आलोचक मैनेजर पांडे हैं, प्रोफेसर मैनेजर पांडे और राजेंद्र यादव इस पर काफ़ी बहस करते हैं। और राजेंद्र यादव भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आकर के यहाँ खड़े हो जाते हैं कि जो स्वानुभूति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है दलित साहित्य के लिए और इसके बिना दलित साहित्य का लेखन नहीं हो सकता। और ठीक इसी प्रसंग में प्रोफेसर मैनेजर पांडे भी आकर के अड़ जाते हैं या कहते हैं कि हाँ, एक तरह से आप सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन वे बहुत कहते हैं कि अनुभव की प्रामाणिकता इसलिए जरूरी है कि हाशिए के लोग अपनी जमीन और जीवन स्थितियों से जितने जुड़े हैं उतने मुख्य धारा वाले हिंदी लेखक नहीं जुड़े हैं। मतलब जो मार्जिन पर रहता है और वहां से निकल करके जब वो लेखक बनता है, जब कलाकार बनता है, तो उसकी कला में जो क्रिएटिविटी होती है या उसकी रचनाओं में जो एक तरह से क्रिएटिविटी होती है वो बिल्कुल भिन्न होती है और वह ठीक वैसा ही नहीं होता जैसे गैर दलित लेखक लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जब नागर जी के बारे में, अमृतलाल नागर के बारे में बात करते हैं तो ये साफ साफ कहते हैं कि हमें उपन्यास बहुत अच्छा लगा, लेकिन निर्गुणिया का तुलसी के पौधे को देख करके एक ब्राह्मण में तब्दील होना हमें अच्छा नहीं लगा। तो यह जो चीज़ है वह एक तरह से उनके लिए मतलब मुश्किल पैदा करती है और इसीलिए एक तरह से ये सारी बहस को वो अलग दिशा में ले जाते हैं।
राजेंद्र यादव इस बात की चर्चा करते हैं कि दलित चेतना को जगाने में सहानुभूति पहला कदम है। मतलब सहानुभूति जरूरी है, क्योंकि वह शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी ही है। जब हम यह कहते हैं कि ये भी मनुष्य हैं, इनको दरिद्रावस्था में क्यों रखा जाए, तो यह सहानुभूति है। फिर यादव जी, राजेंद्र यादव आगे लिखते हैं, इससे यह जरूर हुआ कि दलितों के भीतर भी यह भावना जागी कि हम भी मनुष्य हैं और हमें भी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। यह चेतना पैदा हुई, लेकिन कभी भी सहानुभूति का साहित्य स्वानुभूति के साहित्य का स्थान नहीं ले सकता है। इसका अर्थ यह हो कि सहानुभूति जरूरी है, सहानुभूति से एक तरह से भूमिका या भूमि तैयार होती है, लेकिन जो बीज जो बोया जाता है, जो बीज जो आएगा, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक तरह से मतलब जो चेतना काम करेगी, वह एक तरह से मतलब स्वानुभूति ही सबसे अनुभव या सबसे बड़ा पक्ष होगा, जो एक तरह से साहित्य को लेकर के आगे जाएगा। और इसीलिए दलित लेखक इसको अड़ते हैं। आप गौर करेंगे कि ब्राह्मणवादी प्रवृत्तियां जिसकी चर्चा बार बार दलित साहित्य में होती है, क्या है और कैसे उसको ये दलित लेखक इग्नोर करते हैं। मैं यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि के कुछ बातें रखना चाहूँगा आपके सामने। उनकी किताब है मुख्यधारा और दलित साहित्य। उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि मुख्यधारा एक वर्ण विशेष की इच्छाओं आकांक्षाओं से उत्पन्न मान्यताओं स्थापनाओं की धारा, और इस धारा के लिए एक दलित को अपने वजूद के लिए संघर्ष करना पड़े, तब यह मुख्यधारा बेहद खूंखार और निर्दयी होकर अपने तमाम दांव पेचों कलाबाजियों बौद्धिक विमर्शों साहित्य शिल्पियों आदि के साथ दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और दलित के अस्तित्व को ही नकार देती है, उनके साथ छल करती है, उसे ठगती है, उसे खारिज करती है, या फिर उसे दोयम या उससे भी नीचे का दर्जा देकर अपने पिछलगू बनाने में सफल हो जाती है, जिसका अर्थ है दलित का मनुष्य होना बेमानी है। तो ये जो ब्राह्मणवादी प्रवृत्तियां जिसकी तरफ दलित लेखक बार बार इशारा करते हैं, जिसको दलित लेखन का सबसे बड़ा शत्रु घोषित करते हैं या उसको एक तरह से मतलब अन्यत्र रखने की मांग करते हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मणवाद ने एक तरह से दलित समाज के साथ सबसे अधिक उनका शोषण और दमन का कार्य किया है, और उन्हें जिस तरीके से उन्होंने समाज के सबसे नीचे रखा है, तो यह ब्राह्मणवाद कहीं ना कहीं दलित साहित्य को एक तरह से मतलब उसको कहीं ना कहीं दलित समाज की जो आकांक्षाएं हैं, उसकी जो डिजायरनेस है, उसको रोकने में या उसको एक तरह से तोड़ने में एक तरह से सबसे अधिक बड़ा ताकत का काम करता है। और इसीलिए इनका जो सबसे बड़ा हमला होता है वह इस पर होता है। मुद्रा राक्षस भी लिखते हैं कि सवर्ण बुद्धिजीवी की समूची करुणा में वहां सुराख रह जाता है और कहां वह अंतः करुणा से सामंती उदारता बन जाती है, सिर्फ दलित ही जान सकते। मतलब दलित लेखक बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि सहानुभूति ठीक है, एक सीमा तक ठीक है, लेकिन सहानुभूति से दलित समाज का विकास नहीं हो सकता है। दलित समाज के विकास के लिए, दलित समाज को आगे ले जाने के लिए स्वानुभूति होना बहुत जरूरी है। वही एक बड़ा पक्ष है, बड़ा पक्ष। तो स्वानुभूति का सवाल एक तरह से दलित लेखक के लिए सबसे बड़ा सवाल है। यह स्वानुभूति ही है जो दलित साहित्य को बड़ा बनाती है, और इसको लेकर के दलित लेखक काफी मतलब अपनी बात पर अड़े रहते हैं और अपनी बात को लेकर कहते हैं। आप जानते हैं कि मतलब हिंदी में जब बहस होती है, मध्यकाल के जो सबसे बड़े कवि, दो कवि हैं जिनकी चर्चा बहुत होती है, तुलसीदास की और कबीर की चर्चा होती है। तुलसीदास को परंपरा का काफी गहरा ज्ञान था, वेद पुराण पढ़े हुए थे। कबीर ने वेद पुराण नहीं पढ़ा था, लेकिन कबीर ने जीवन को बहुत करीब से देखा था, और इसीलिए कबीर जब कहते हैं कि तू कहता कागज का लेखी और मैं कहता आखन का देखी, तो यह आखन का जो देखी है, यह भी एक तरह से अनुभव का सबसे बड़ा जरिया होता है, जिसके चलते धीरे धीरे हम एक तरह से जीवन का अनुभव करते हैं। और जब जीवन का अनुभव करते हैं तो अनुभव की यह जो गहराई है, यह जो विस्तार है, हमें धीरे धीरे वहां तक ले जाता है जहां पर पता चलता है कि चीजें कैसे बन रही है। और कहा जाता है कि एक बहुत बड़े उत्तराधुनिकतावादी विचारक हैं जॉक देरिदा, कहते हैं कि बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि हम जब कुछ काम करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कि हमें इस बात पर सवाल करना चाहिए कि एक अंग्रेजी में कथन है कि हु इज राइटिंग टू होम, कौन लिख रहा है और किसके लिए लिख रहा है। तो अगर गैर दलित के लिए लिख रहा है और दलित के लिए लिख रहा है, तो दोनों में फर्क होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक की राइटिंग प्राइमरी राइटिंग होगी, दूसरी की सेकेंडरी होगी।
और सेकेंडरी राइटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसका भी अपना एक स्थान है, भूमिका है, लेकिन जो प्राथमिक लेखन है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। और दलित लेखक जिस स्वानुभूति की चर्चा करते हैं वो कहते हैं कि स्वानुभूति का जो साहित्य है वह एक तरह से दलित लेखन का प्राइमरी लेखन है, प्राथमिक लेखन है, और उसके आधार पर ही दलित साहित्य आगे जा सकता है या आगे जाएगा। और इसीलिए दलित लेखन में सबसे अधिक जो रचनाएं दिखाई पड़ती है आत्मकथा की दिखाई पड़ती है। वहाँ पर आप देखेंगे उपन्यास बहुत कम है, वहाँ पर कविताएं कहानियां भी है, लेकिन सबसे हर दलित लेखक एक आत्मकथा लिखना चाहता है, क्योंकि उस आत्मकथा के जरिए वह अपने जीवन का जो अनुभव है, अपनी जो स्वानुभूति है, जो स्व का जो अनुभव है, स्व मीन्स जो अपने होने का जो अनुभव है, उसको एक तरह से अर्थ देता है उसको कि हाँ, इस समाज में मेरे होने का क्या अर्थ, हम कैसे समाज में एग्जिस्ट करते हैं, हमारा वजूद क्या था अतीत में और अब हम क्या हैं, और आगे हमारा कैसा समाज आगे जाने वाला है। यहाँ पर कहीं ना कहीं वह लेखक जो होता है, जो हेगलीय जो दृष्टि है इतिहास को समझने की, कि एक अतीत होता है, एक वर्तमान होता है, एक भविष्य होता है, और समय इन्हीं 3 कालचक्रों में चलते रहता है। तो दलित लेखन भी अपने पास्ट को छोड़ करके दलित लेखन नहीं होता है। और इसीलिए आज भी जो दलित लेखक चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी आधुनिक हो, जब वो दलित लेखन करता है तो अपने अतीत में जाता है, और अतीत में उसका जो अपना अनुभव है, उसके जो परिवार का अनुभव है, उसके जो समाज का अनुभव है, उस अनुभव को, जिसको स्वानुभूति हम कहते हैं, उस स्वानुभूति से उपजे हुए अनुभव को एक तरह से रचना के केंद्र में खड़ा करता है। और इसीलिए दलित साहित्य में एक तरह से स्वानुभूति बहुत बड़ा सवाल है, और इसके बिना दलित लेखन की या दलित साहित्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। सहानुभूति जरूरी है, लेकिन स्वानुभूति सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि यहाँ पर दलित अपने होने का अर्थ इस पूरे समाज में ढूंढते हैं, खोजते हैं और उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद, फिर आपसे बात।